हम लोगों ने अपने नेक्सस बैचेस में सारे मेजर टॉपिक्स कवर करे हैं। ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस में एस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। LGBTQI कम्युनिटीज को फंडामेंटल राइट्स तो डेफिनेटली ग्रांट कर दिए गए हैं। तो लॉ ने अभी यहाँ पर इनकी मैरिजेस को लीगलाइज नहीं करा। रिलेशनशिप डेफिनेटली लीगल है कि जब भी ऐसे मैरिजेस आपके सामने आते हैं तो आपको उनको टेम्पररी रजिस्टर करना है अपने कोर्ट के रिकॉर्ड में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेक्सस मास्टरी बैच के द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जहां पर हम लोग करने वाले हैं मैपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। हम लोगों ने अपने नेक्सस बैचेस में सारे मेजर टॉपिक्स कवर करे हैं, लेकिन अब उन कॉन्सेप्ट्स पे जो स्ट्रैटेजी समझी है उसको अप्लाई करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पर। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लैट के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, यहां पर पैसेज को समझना, पैसेजेस के माइंड मैप्स क्रिएट करना, एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी को तरीके से इफेक्टिवली अप्लाई करना, ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट है, तभी आप अपने लॉजिकल रीजनिंग के पैसेजेस में एस कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो पैसेजेस को कैसे एक्टिवली रीड करना है, थॉरोली एनालाइज करना है, पॉइंटर्स समझने हैं ताकि आपके आंसर सबसे ज्यादा एक्यूरेटली सही निकले, वो सब कुछ आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि पैसेज आपको क्या इंफॉर्मेशन देने वाला है। 4 months before India's Supreme Court nudged open the door for making available the fundamental rights and the freedoms to embattle the LGBTQI plus minority, but stopped short of legalizing marriage equality, a neighboring country had taken momentous strides in that direction. तो यहां पर ये बोला गया कि LGBTQI कम्युनिटीज को फंडामेंटल राइट्स तो डेफिनेटली ग्रांट कर दिए गए हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स उनको मिले हैं, फ्रीडम्स भी मिली हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी उनकी मैरिजेस को लीगलाइज करने का, इक्वालिटी देने का इन द मैरिज एरियाज अभी भी नहीं मिला। जहां पर एक नेबरिंग कंट्री ने हैव टेकन मोमेंटियस स्ट्राइड इन दैट डायरेक्शन, मतलब एक नेबरिंग कंट्री ने उनकी मैरिजेस को लीगलाइज माना है। हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर फाइल हुआ था, जहां पर ये बोला गया था कि LGBTQI प्लस कम्युनिटी को ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड हैं, फ्रीडम्स भी ग्रांटेड हैं, लेकिन क्या उनकी मैरिजेस को लीगलाइज भी करना चाहिए। अब मैरिजेस को लीगलाइज करेंगे तो मैरिज रिलेटेड जितने भी आपके लॉज हैं, जितने भी आपके पर्सनल लॉज हैं, उनमें भी चेंजेस लाने पड़ेंगे रिगार्डिंग द मेंटेनेंस, रिगार्डिंग द गार्डियनशिप, रिगार्डिंग द सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो लॉ ने अभी यहां पर इनकी मैरिजेस को लीगलाइज नहीं करा। रिलेशनशिप डेफिनेटली लीगल है, लेकिन मैरिजेस को भी लीगल नहीं किया। लेकिन इसके केस में इन्होंने बोला एक किसी नेबरिंग कंट्री ने यहां पर टेक द स्ट्राइड्स ऑफ द मोमेंटम। In its landmark June 27 verdict, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने जून 27 को एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया है नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने, रिस्पॉन्डिंग टू अ रिट पिटिशन, जो एक रिट पिटिशन फाइल हुई थी नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे उन्होंने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिजेस को। तो नेपाल में ये चीज को लीगल कर दिया गया है। दैट्स अ लैंडमार्क जजमेंट जो ऑथर यहां डिस्कस करना चाहता है। The court's interim order directed the government to make the arrangements to temporarily at least register these marriages of the sexual minorities and the non-traditional couples. तो यहां पर कोर्ट ने गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस भी पास ऑन की हैं कि जब भी ऐसे मैरिजेस आपके सामने आते हैं तो आपको उनको टेम्पररी रजिस्टर करना है अपने कोर्ट के रिकॉर्ड में, रजिस्ट्री के अंदर। जितने भी सेक्सुअल माइनॉरिटीज के मैरिजेस केसेस हैं, साथ ही नॉन ट्रेडिशनल कपल्स, मतलब ट्रेडिशनल कपल इज अबाउट अ बॉय एंड गर्ल, तो नॉन ट्रेडिशनल कपल्स जो हैं, जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, आपको उनकी मैरिजेस को लीगलाइज करना होगा और आपको उनको रजिस्टर करना होगा। ये कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया। The order made Nepal the first South Asian nation and only the second in Asia after Taiwan to institutionalize the marriage equality. तो कोर्ट ने यहां पर, ऑथर ने यहां पे बताया, साउथ एशियन रीजन में देखें तो नेपाल इज द वेरी फर्स्ट कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन। नेपाल इज टॉपिंग द चार्ट वहां पर। और अगर हम लोग एशिया की बात करें होलिस्टिकली, तो एशिया में अभी तक 2 कंट्रीज में ये लीगलाइज हो चुका है। नंबर 1 नेपाल एंड नंबर 2 उससे पहले ही ताइवान हैज ऑल्सो institutionalized the marriage equality for these kind of community people. This week, Maya Gurung and Surendra Pandey,
who have been together for 10 years and had a temple ceremony in 2017 with the blessings of their family. इस वीक ये देखा गया, दो कपल्स है, माया गुरंग एंड सुरेंद्र पांडे, जो 10 साल से साथ में है, टेम्पल सेरेमनी में 2017 में अपनी फैमिली के ब्लेसिंग्स के साथ वो फर्स्ट कपल बने जो क्वेयर कपल की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो यस, ये इसी LGBTQI कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेयर कपल थे जिन्होंने ऑफिशियली अपनी मैरिज को रजिस्टर किया है यहां पर। Gurung and Pandey's dream of life together, finally recognized and enabled by the law, is one that will resonate within their country and also outside it, including in its neighborhood. तो एक एग्जाम्पल यहां पर बोल रहा है ऑथर कि यार इन दोनों की शादी एक एग्जाम्पल सेट कर रही है उनकी खुद की कंट्री में, मे बी ये नेपाल या ताइवान का एग्जाम्पल हो, तो उनकी खुद की मैरिजेस, ये क्वेयर कपल की शादी है तो उनकी खुद की कंट्री में तो ये एक एग्जाम्पल डेफिनेटली सेट कर रही है, और नेबरिंग कंट्रीज में भी एक एग्जाम्पल सेट कर रही है कि बाकी नेशंस को भी मैरिजेस को लीगलाइज कर देना चाहिए। इन साउथ एशिया एंड इवन इन इंडिया इट्स सेटिंग द एग्जाम्पल्स वेयर October 17 verdict left many disheartened. That happened in India, जहां पर काफी लोगों का दिल टूट गया था, इस कम्युनिटी के लोगों का, जब उनकी मैरिजेस को लीगलाइज करने के लिए मना कर दिया गया। तो इन अ वर्ल्ड दैट इज मोर इंटरकनेक्टेड एंड इवन बिफोर, अब ग्लोबलाइजेशन इतना ज्यादा आ गया, इंटरनेट इतना ज्यादा है, कंट्रीज कैन इजीली कनेक्ट, पीपल कैन इजीली कनेक्ट विद ईच अदर, एंड वेयर द आइडियाज हैव ट्रैवल सो मच मोर क्विकली, जहां पे आइडियाज, आज एक नेशन का आइडिया दूसरे नेशन में ऐसे क्विकली पास ऑन हो जाता है, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, बिलीव्स इतनी जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हैं पूरे वर्ल्ड में, एंड स्ट्राइक द स्पार्क्स इवन इन द डिस्टेंट प्लेसेस, इट कैन बी होप्ड that what has happened in Nepal won't just stay in Nepal. That's a great idea जो author ने यहाँ पे बताया कि just because the ideas are traveling across the globe, since the ideas are traveling across the globe, including the technology, including the business goods and everything, तो यहां पर ऑथर ये बात एक पॉजिटिव नोट पर बोलना चाह रहा है। ऑथर का टोन समझना भी जरूरी है। ऑथर एक पॉजिटिव टोन में बोलना चाह रहा है कि यार जो ये चीज नेपाल में हुई है, ये जो एग्जाम्पल नेपाल में सेट हुआ है, वो सिर्फ नेपाल तक नहीं रहने वाला, वो डेफिनेटली स्प्रेड आउट होगा बाकी सब कंट्रीज में, और जल्दी ही बाकी की कंट्रीज भी शायद सेम कम्युनिटी मैरिजेस को, इस कम्युनिटी के लोगों के लिए सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर पाए। In the aftermath of a verdict, verdict के बाद क्या होता है? In the aftermath of the verdict, that did not go far enough in India. इंडिया के verdicts की बात हो रही है कि इंडिया के verdicts के बाद एक जो aftermath क्या रहा, मतलब after effects क्या रहे? The news of the queer couple's marriage in Nepal raises hopes for the next step being taken here in not too distant future now that a model is available in the neighborhood. तो इन्होंने कहा कि इंडिया might follow the footprint soon. India might soon follow the footprints of Nepal because it's a neighboring country. तो जल्दी chances हैं इंडिया के भी influence होने से and working along the model that is happening in Nepal. After all, the power of good idea to set an example and cross border has been seen before. तो ऑथर इसको एक पॉजिटिव नोट पे लेके चल रहा है दोबारा से कि यार गुड आइडियाज तो हमने हमेशा देखे अक्रॉस द ग्लोब फ्लरिश होते हुए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया विद इंडियाज RTI, इंडिया का राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 में आया था, that has created a good example RTI law में, which grew from a grassroots movements for greater accountability, जहां पर गवर्नमेंट को लेके greater accountability मांगी गई थी, और RTI 2005 में आया था जिसमें accountability बढ़ी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी बढ़ा है in all the governance to a 2005 act subsequently became a model for other nations in the region. तो ये जो RTI का एग्जाम्पल है, ये बाकी के नेशंस ने, जो इंडिया के नेबरिंग नेशंस हैं, उन्होंने भी फॉलो किया और वहां पर भी मेजर चेंजेस देखने को मिले। तो टेकिंग दैट एग्जाम्पल, ऑथर इज सिमिलराइजिंग दैट थिंग, कि एक एनालॉजी डेवलप कर रहा है कि यार वहां पर हो गया तो यहां पर भी होगा, जैसे इंडिया के आइडियाज बाकी के पैरामीटर्स में कवर हुए हैं। आफ्टर इंडिया, बांग्लादेश ऑल्सो पास RTI law in 2008 followed by Sri Lanka in 2016. तो इंडिया के बाद, इंडिया का जो RTI law था उसके इंडिया में आने के बाद
वो बांग्लादेश में भी फॉलो किया गया in the year 2008, or even Sri Lanka adopted the same model of RTI law back in 2016. Ideas that drive the change in the direction of greater equality and freedom can make larger differences and set off the wider ripples and echoes. Wider ripples and echoes, यहां पर एक ऑथर ना सिमिली देना चाहता है आपको. वाइडर रिपल्स एंड इकोस, वो सिमिलैरिटी क्या, रिपल्स के थ्रू, जैसे आप पानी में कोई पत्थर फेंक के मारते हैं तो वो पानी में जो पत्थर बीच में जाता है, लेकिन वो वाटर के जो रिपल्स हैं, जो वाटर सर्कुलर मूवमेंट में से दूर दूर तक चला जाता है. तो वही कह रहा है कि एक जगह पे इंपैक्ट हो रहा है लेकिन मल्टीपल एरियाज तक वो इंपैक्ट फैल रहा है. तो इस केस में जब कभी भी कोई आइडियाज जो मेजर चेंजेस लेके आते हैं, जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर इक्वालिटी लेके आते हैं, फ्रीडम लेके आते हैं, वो मेजर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग द रिपल्स एंड इकोस. A wedding in Nepal today can become a signpost in South Asia for more equals tomorrow. तो मतलब एक नेपाल में आज जो शादी हुई है, पता चल रहा है कि इसकी शहनाई बहुत सारे देशों में सुनाई दी जाएगी, ऐसा कुछ ऑथर यहां बताना चाहता है. The source has been taken from the Nepal's first official same-sex marriage, a beacon change for South Asia, the Indian Express. Now, after the thorough understanding of the passage, you will move ahead with the questions. Questions को हमेशा लॉजिकल रीजनिंग में केयरफुली पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार अगर आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आंसर गलत होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं. तो क्वेश्चन को थॉरोली पढ़िए. क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ के ऑप्शंस को हमेशा से ग्रिल करना बहुत जरूरी है. मतलब ऑप्शन से क्रॉस क्वेश्चन करिए, ऑप्शन से सवाल करिए कि यार आप इस ऑप्शन को सही क्यों मानो, ऐसा क्या खूबी लगी है इस ऑप्शन में जिस वजह से इसको सही मानना चाहिए. तो वो ग्रिलिंग टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग टेक्निक कैसे अप्लाई करनी है, इस पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पर अब ये चीज हम लोग करेंगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस दैट आर फॉलोड बाय द पैसेजेस. फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मेन आइडिया कन्वेड बाय द पैसेज. तो ये क्वेश्चन आपका रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द सेंट्रल आइडिया और मे बी व्हाट वी कैन कॉल एज अ सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज. तो पूरा पैसेज किस सेंट्रल आइडिया और किस सेंट्रल थीम पर बेस्ड है वो यहां पर आपको पिक करना है. फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो इंडिया में आया है टू रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ दिस कम्युनिटी, ऑल्दो फॉलिंग शॉर्ट ऑफ लीगलाइजिंग मैरिजेस इक्वालिटी, हैज रेज्ड द होप्स फॉर फ्यूचर प्रोग्रेस. तो मतलब ये पूरा पैसेज सिर्फ इसी बात पर बेस्ड है कि इंडिया में फ्यूचर होप्स क्या क्या होने वाली हैं अबाउट द लीगलाइजिंग मैरिजेस ऑफ दिस कम्युनिटी. ये पैसेज का सेंट्रल थीम है. कंसिडरेबल ऑप्शन कर सकते हैं, उतना बेटर आंसर नहीं है. नेपाल का सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क डिसीजन रहा है, जहां पर नेपाल ने सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज किया है, उस वर्डिक्ट के अंदर एक पोटेंशियल है कि वो इंस्पायर करेगा एक पॉजिटिव चेंज पूरे रीजन में, पूरे साउथ एशियन रीजन में, इंक्लूडिंग इंडिया. बेटर आंसर दिख रहा है ये वाला कि इंडिया के अलावा, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बाकी की कंट्रीज में भी इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है, सिर्फ इंडिया में इंपैक्ट करने की बात नहीं करी है पैसेज ने पूरे वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर चेंज लाने की बात की है बेस्ड ऑन नेपाल्स वर्डिक्ट, where recent legal developments have left many disheartened. तो इस केस में यस, ये आपका कंसिडरेबल ऑप्शन हो सकता है, बेटर देन ए है एटलीस्ट. सी ने कहा, माया गुरंग और सुरेंद्र पांडे का जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हुआ है वेडिंग में नेपाल में, वो सिंबलाइज करता है कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप हुआ है टुवर्ड्स मैरिज इक्वालिटी एंड LGBTQI राइट्स अक्रॉस पूरे साउथ एशिया में. तो पूरे साउथ एशिया में माना ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया नहीं है. मेन आइडिया सिर्फ इनका रिलेशनशिप का, शादी नहीं है. मेन आइडिया वो है कि नेपाल के वर्डिक्ट ने क्या क्या कमाल दिखाए हैं अक्रॉस द पैरामीटर्स ऑफ ग्लोब और क्या क्या कर सकता है. तो आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन चॉइसेस बहुत बार मिलते हैं जो होते तो सही हैं और वो पैसेज से रिलेट भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन से रिलेट नहीं कर रहे. तो यहां पर सी ऑप्शन पढ़ के जो एक ट्रैप चॉइस है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा मैम ये तो सही आंसर होना चाहिए, मैंने पैसेज में ये पढ़ा है. माना ये पैसेज में पढ़ा है, माना ये ट्रू इंफॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि यार पूरे पैसेज का मेन आइडिया क्या है. तो पूरे पैसेज का जो मेन आइडिया है वो बेटर तरह से फिलहाल तक तो बी ने एक्सप्लेन किया है. डी ने कहा, इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड जो है और पार है जो इन्फ्लुएंशियल आइडियाज की, जो कि इलस्ट्रेट हुई है नेपाल के लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस में, उसने सजेस्ट किया है कि होपफुल ट्रेजेक्टरी
for achieving the greater equality and freedom in the region could be there. तो इससे बेटर अगेन आंसर जो है वो बी में है, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस. Which of the following, if true, will create doubt on the weakening the argument that नेपाल का जो लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस हुआ है वो इंस्पायर करेगा एक पॉजिटिव चेंज, ये टोटल ऑथर का कंक्लूजन है. तो वीकनर हमेशा आपसे ये बोलता है कि यार जो एक ऐसा ऑप्शन जो ऑथर के कंक्लूजन पर, ऑथर के क्लेम पर जो ऑप्शन डाउट, संदेह क्रिएट कर पाए, वो हमेशा सही आंसर में जाता है. वीकन का मतलब किल करना नहीं होता, वीकन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपको ऑथर के रीजनिंग में एक डाउट क्रिएट करना है. तो कौन सा ऑप्शन है जो वो डाउट क्रिएट कर रहा है हमारे दिमाग में? पहला ऑप्शन कहता है कि जो नेपाल का डिसीजन है सेम सेक्स मैरिजेस का वाज मेट विद अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम कंजर्वेटिव रिलीजियस ग्रुप्स विद इन द कंट्री. कंट्री के अंदर जो रिलीजियस ग्रुप्स थे उन लोगों ने इस डिसीजन को अपोज किया था. तो अपोजिंग वाला जो ये ऑप्शन है ये आपका टोटल कंक्लूजन को किल कर रहा है, ये डाउट नहीं क्रिएट कर रहा. डाउट क्रिएट करने का मतलब है थोड़ा सा वीक बनाना. वीकन कहता है भाई वीक बना दो, तोड़ मत दो, जान मत ले लो कंक्लूजन की. ए ने जान ले ली, ए ने कहा अपोजिंग व्यूज थे रिलीजियस ग्रुप्स के, तो मतलब ये तो फिर गलत डिसीजन रहा है. देयरफॉर ए भी सही आंसर नहीं होगा. इंडिया के LGBTQI एक्टिविस्ट ने एक्सप्रेस किया है स्केप्टिसिज्म. स्केप्टिसिज्म मतलब एक डाउट एक्सप्रेस किया है अबाउट ड्रॉइंग इंस्पिरेशंस फ्रॉम द डेवलपमेंट्स हैपेंड इन कंट्रीज एम्फसाइजिंग द यूनिक सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. बिल्कुल सही है, प्लॉजिबल भी है. इसने कहा LGBTQ जो इंडिया में रहते हैं उन लोगों ने एक्सप्रेस किए अपने कंसर्न्स, उन्होंने एक डाउट क्रिएट किया है कि यार ये जो बाहर की कंट्रीज में नेपाल, श्रीलंका, ताइवान में जो हो रहा है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में शायद फिट ना बैठे, इंडिया के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में शायद ये मैरिजेस वाला सीन सही ना बैठे, और ये सेम चीज खुद कम्युनिटी के लोगों ने एक्सप्रेस किया है. तो ये डाउट क्रिएट कर रहा है कि क्या फिर जब ये खुद लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो क्या हमें मैरिजेस को लीगलाइज करना चाहिए. तो वो जो डाउट क्रिएट करना था वो बी ने सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर दिया. सी ने कहा लीगल रिकॉग्निशन के बावजूद भी सेम सेक्स कपल्स नेपाल कंट्री में कंटिन्यू टू फेस सोशल स्टिग्मा. अगेन अ किलर ऑफ द कंक्लूजन. इसने कहा नेपाल में मैरिजेस को लीगलाइज करने के बावजूद भी बेचारे कपल्स को इतना ज्यादा सोशल स्टिग्मा फेस करना पड़ता है, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, प्रैक्टिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा कम है इस लीगलाइजेशन के. अगेन अ कंक्लूजन किलर, देयरफॉर इनकरेक्ट आंसर. डी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन in India, although not legalizing the marriage, has prompted increase in the public discourse and awareness. तो मतलब इसने कहा इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन आया है इस वजह से इतना ज्यादा डिस्कोर्स आ गया, लोगों में इतना ज्यादा भड़काव आ गया है. अगेन एन अनरिलेटेड ऑप्शन चॉइस, therefore B is a safe choice जिसको हम लोग यहां पर पिक कर सकते हैं फॉर अ वीकनर. थर्ड क्वेश्चन, पैसेज के अंदर what role does the statement this week Maya Gurung and Surendra Pandey, who have been together for 10 years, had a temple ceremony in 2017 with the blessings of their families, became the first queer couple in the country to officially register their wedding, play overall argument में ये आपका बन गया एक bold faced question. ये भी हमने किए थे अपने नेक्सस बैच के प्रीवियस लेक्चर्स में कि बोल्ड फेस क्वेश्चन आपको पूछता है, ये आपको निकाल लेता है पैसेज में से एक लाइन और पूछता है ये लाइन जो है ये पैसेज में क्या भूमिका निभा रहा है, क्या रोल प्ले कर रहा है. तो मीनिंग नहीं बताना होता है इस लाइन में, आपको इस लाइन का रोल बताना होता है कि पूरे पैसेज में इस लाइन की क्या भूमिका रही है, क्या रोल रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है. तो नंबर 1 कहता है कि ये वर्क कर रहा है काउंटर एग्जाम्पल की तरह. काउंटर का मतलब है एग्जाम्पल का उल्टा एग्जाम्पल. तो ये तो यार सपोर्टिंग एग्जाम्पल है. ऑथर जो भी चीजें कह रहा था ये उसका एक एग्जाम्पल था जिससे ऑथर अपनी बात को सपोर्ट कर रहा था. तो द मोमेंट आपने काउंटर एग्जाम्पल वर्ड पढ़ा इसको आप एलिमिनेशन में डाल सकते हो, क्योंकि जैसा मैंने बताया ऑप्शंस को थॉरोली ग्रिल करना बहुत जरूरी है. सैंडविच को मत ग्रिल करो, ऑप्शंस को ग्रिल करो. ऑप्शन से क्रॉस क्वेश्चन करो कि भाई तेरे में ऐसा क्या लिखा है जिस वजह से मैं तुझे पिक करूं. ऑप्शंस में कमियां ढूंढोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऑप्शंस में कमियां दिखेंगी, आपको समझ में आएगा कि क्यों ये आंसर भाई बकवास आंसर में जाना चाहिए. तो ये गलत आंसर बन गया.
ये लाइन एक सपोर्टिंग एविडेंस की तरह काम कर रही है, बिल्कुल एविडेंस दे रही है कि भाई शादी हुई है, नेपाल में लीगलाइज भी हुई है। तो ये एक सपोर्टिंग एविडेंस का काम कर रही है, जो दिखा रही है एक टैंजिबल और एक पॉजिटिव आउटकम भी दिखा रही है नेपाल के लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज का। प्लॉजिबल आंसर है। सी ने कहा ये स्टेटमेंट एक कॉन्ट्राडिक्शन बन गई। जैसे काउंटर एग्जाम्पल, क्या पूरे पैसेज में ये स्टेटमेंट कहीं भी कॉन्ट्राडिक्टरी नोशन में दिख रही थी आपको? सपोर्टिंग नोशन में दिख रही थी, राइट? तो कॉन्ट्राडिक्शन होने के बावजूद, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, यहां पर आपको टाइम सेविंग टेक्निक का यूज करना है। द मोमेंट आपको पता चला कि भाई ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये काउंटर एग्जाम्पल भी नहीं है, तो ए और सी को बचा हुआ रीड करने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। द मोमेंट यू फाइंड अ वन सिंगल वर्ड जो आपको बताता है कि यार ये ऑप्शन बहुत बकवास है, बहुत गलत है, तो आपको पूरा ऑप्शन पढ़ने में टाइम सेव करना पड़ेगा, नहीं पढ़ना है रिमेनिंग गलत ऑप्शन। ये स्टेटमेंट एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रही है, ये भी अगेन एलिमिनेटर का काम कर रहा है कि न्यूट्रल रोल प्ले कर रही है, मतलब ये यार एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रही है, जबकि ये तो सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है। तो ये स्टेटमेंट एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रही है, एक डिटेल दे रही है विदाउट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आर्ग्यूमेंट ओवरऑल इंपैक्ट। मतलब आर्ग्यूमेंट में पूरे आर्ग्यूमेंट में पूरे कंक्लूजन में ये स्टेटमेंट सिर्फ एक न्यूट्रल रोल प्ले कर रही है, स्ट्रेंथनर का काम कर रही थी बल्कि। तो ये भी आपका गलत आंसर है, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर चॉइस। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What paradoxical situation is presented in the passage? पैराडॉक्स का मतलब होता है कि जब कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं पैसेज में। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट्स जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। पैराडॉक्स होता है जो, वो होता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन को लेके। तो इसने बोला पैसेज में ऐसी कौन सी सिचुएशन है जो एक पैराडॉक्स क्रिएट कर रही है। क्या है वो स्टेटमेंट जो पैराडॉक्स क्रिएट कर रही है? पहला कहता है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो नेपाल में हुआ लीगलाइज करने पे सेम सेक्स मैरिजेस को, वो एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कंजर्वेटिव वैल्यूज जो नेपाल में चल रही हैं। नेपाल में कंजर्वेटिव वैल्यूज चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, इसके बारे में हमें कोई प्रेमिसेस गिवन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, मेकिंग इट द इररेलेवेंट चॉइस। पैसेज डिस्क्राइब कर रहा है एक पैराडॉक्स जहां पर उसने बताया एक तरफ तो नेपाल में रिकॉग्निशन हो गया है सेम सेक्स मैरिजेस का, इट इज दैट इट कॉन्ट्रास्ट शार्पली विद द डिसअपॉइंटमेंट जो कि इंडिया के लोगों ने फील करी है फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, जहां पर इंडिया में लीगलाइज नहीं करी गई है सेम सेक्स मैरिज। बिल्कुल यही तो पैराडॉक्स है। लोगों को लग रहा है यार नेपाल में तो अप्रूव हो गई है, नेपाल में लीगलाइज कर दी गई है, लेकिन इंडिया में अभी भी नहीं हुई है। तो ये ऑपोजिट व्यूज हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज हैं। यही पैसेज में एक पैराडॉक्स बताया कि एक कंट्री में, जबकि दोनों ही कंट्री साउथ एशियन कंट्रीज हैं और बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, तब भी एक कंट्री में लीगलाइज हो गई और एक कंट्री में अभी भी लीगलाइज नहीं हुई। यही पैराडॉक्स ऑथर बताना चाहता था। सी ने कहा पैराडॉक्स इन द फैक्ट कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ की तरफ, राइट्स की तरफ एक स्टेप लिया है। इट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ लीगलाइजिंग मैरिज, जबकि नेपाल ने अचीव कर लिया मैरिज इक्वालिटी लैंडमार्क वर्डिक्ट से। तो अब आप सोचोगे कि मैम ये वाला आंसर भी सही लग रहा है, लेकिन यहां पर इतना भी बोल दिया मेड स्ट्राइड टुवर्ड्स LGBTQ राइट्स। स्ट्राइड ली है LGBTQ राइट्स की तरफ, जो फंडामेंटल राइट्स की बात हम कर रहे थे, जो फ्रीडम्स की बात कर रहे थे, उसमें कोई पैराडॉक्स नहीं है, वो दोनों कंट्रीज में बराबर है, सिर्फ मैरिज को लेके प्रॉब्लम है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइड लिया, वो पैराडॉक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए इस वजह से, इस फ्रेज को इंक्लूड करने की वजह से सी आपका गलत आंसर होगा। डी ने कहा पैसेज इंट्रोड्यूस कर रहा है एक पैराडॉक्स, वो ये बताना चाहता है कि पोर्ट्रे कर रहा है कि नेपाल सबसे पहली साउथ एशियन नेशन है। गलत आंसर। इन्होंने बोला ताइवान सबसे पहले कर चुका है, तो द मोमेंट इसने बोला कि ये पहला है नेपाल साउथ एशियन कंट्रीज में, ये गलत आंसर में चला जाएगा, मेकिंग बी द करेक्ट चॉइस। डी के फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि कौन सी है अजम्पशन जो ये अंडरलाइन करती है, एक होप एक्सप्रेस करती है, जो पैसेज के अंदर एक होप है, कौन सी अजम्पशन जिस पर वो होप टिकी है, जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि जो इंपैक्ट हुआ है नेपाल का सेम सेक्स मैरिजेस का, उसका क्या इंपैक्ट रहेगा बाकी की कंट्रीज में। इस उम्मीद पर जो पैसेज ने एक पॉजिटिव टोन छोड़ा है, वो कौन सी अजम्पशन पर बेस्ड है। पहला अजम्पशन ये है कि लीगल रिकॉग्निशन जो आपने किया है सेम सेक्स मैरिजेस का नेपाल में विल ऑटोमैटिकली इंस्पायर अदर कंट्रीज। ऑटोमैटिकली तो ऑथर ने नहीं बोला कि अपने आप सब हो जाएगा, अपने आप तो नहीं बोला, लोगों को ऑब्वियसली केस तो फाइल करना ही पड़ेगा। अजम्पशन ये है
कि ये जो रिकॉग्निशन हुआ है सेम सेक्स मैरिजेस का नेपाल में, ये सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल आइडियाज पर, कि नेपाल ने ग्लोबल आइडिया से इंस्पायर होकर किया है, ये पैसेज में नहीं लिखा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अजम्पशन ये कहती है कि डिसअपॉइंटमेंट फेल्ट हुआ है इंडिया में, इंडिया के लोगों को बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला है, जिससे प्रॉम्प्ट होगा कंट्री में कि क्विकली इंडिया में जल्दी से जल्दी क्विकली अडॉप्ट कर लिया जाएगा सेम सेक्स मैरिज को। ऑथर ने ये अजम्पशन नहीं दी कि इंडिया में जल्दी से जल्दी होगा। ऑथर ने कहा इंडिया वालों को एक शायद एग्जाम्पल सेट हुआ है वर्ल्ड में, तो इंडिया वालों को भी शायद इस डायरेक्शन में जाने का मन करे, लेकिन क्विकली अडॉप्ट किया जाएगा, नो आइडिया। अजम्पशन ने यह कहा कि ये जो लीगल डिसीजंस लिए गए हैं नेपाल में, ये एक सेट करेंगे एग्जांपल्स बची हुई नेबरिंग कंट्रीज में, जिससे वो लोग भी सोशियो कल्चरल चेंज की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल पैसेज ने भी बोला था कि नेपाल विल क्रिएट अ एग्जांपल इन द वर्ल्ड लेवल, मेकिंग डी द करेक्ट अजम्पशन एंड अदर्स आर इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइसेस। अब आ जाता है सेकंड पैसेज, इसको भी एनालाइज करेंगे ऐसे ही थॉरोली जैसे आपने मेरे साथ किया, और इसी तरह से समझेंगे कि क्या होने चाहिए करेक्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और अगले पैसेज की ओर। हेनरी किसिंगर, द बेस्ट नोन अमेरिकन डिप्लोमैट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, तो इसके बारे में बात हो रही है। हु इज द नोन एज बेस्ट नोन अमेरिकन डिप्लोमैट ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, is deeply associated in Indian mind with American tilt to Pakistan during 1971 war। तो उसका डीप एसोसिएशन रहा है इंडियन माइंड से। अमेरिकन टिल्ट का जो रहता है, अमेरिका का जो टिल्ट है पाकिस्तान की तरफ जो रहा था ड्यूरिंग 1971 वॉर टू लिबरेट बांग्लादेश। उस टाइम पे अमेरिका का ये कंटेंशन था कि बांग्लादेश को लिबरेट करना है, तो उनका जो टिल्ट और इंक्लिनेशन था वो पाकिस्तान की तरफ था। Many in India also view Kissinger as one man responsible for the rise of China by drawing it into a long-term partnership with US against the Soviet Union। Indians का ये भी मानना है कि Kissinger was the only person responsible, जिस वजह से rise of China was there by drawing the long-term partnership। US की एक long-term partnership रही है against Soviet Union और rise of China यहां पर हुआ है। But किसिंगर इज मोर देन अ विलन, विलन से कहीं ज्यादा रहा है वो 1971 वॉर में, एंड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ चाइना। तो इसकी वजह से, इसके किसिंगर के रेज अप होने की वजह से अगर देखा जाए तो इसका विलन से ज्यादा रोल रहा है, विलन से भी कहीं ज्यादा नेगेटिव रोल रहा है 1971 का, अगर इंडिया पाक वॉर देखें। और यहां पर इसको हमेशा से एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड ऑफ चाइना भी माना गया है, हिज प्रमोशन एंड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना। His contributions towards shaping American foreign policy, तो इसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि कैसे अमेरिकन पॉलिसी को शेप अप किया और किस तरह से एवोल्यूशन हुआ पोस्ट वॉर वर्ल्ड में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या क्या रहा इन हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी आर इमेंस एंड कॉन्सिक्वेंशियल। तो मतलब ये बताया है कि कॉन्सिक्वेंशियल भी रहा है, मतलब इस इंसान ने, किसिंगर ने मेजर चेंजेस लेके आया है और मेजर इंपैक्ट रहा है post the war as well। As Delhi reflects on Kissinger's celebrated but controversial legacy, Delhi reflect करती है किसिंगर का कि एक celebrated version है, लेकिन again इसको enemy भी माना गया, villain भी माना गया, तो एक controversial legacy create करी है किसिंगर ने। His statecraft holds lessons for rising India seeking a larger role in world। तो ये भी बोला गया कि जो इसका स्टेट क्राफ्ट था वो एक लेसन्स देके जाता है कि किस तरह से इंडिया का राइजन अप हुआ है इन द लेवल ऑफ हैविंग अ लार्जर इंपैक्ट इन द होल वर्ल्ड। हाउ? लेट्स स्टडी ऑन दैट पार्ट एज वेल। यूएस का जो टिल्ट था पाकिस्तान की तरफ 1971 में, इट डिड नॉट इन्वॉल्व द फायरिंग इन अमेरिकन शॉट अगेंस्ट इंडिया। तो ऐसा नहीं था कि अमेरिका ने इंडिया की तरफ फायरिंग करी, टिल्ट जरूर था पाकिस्तान की तरफ। नॉर डिड इट अफेक्ट द आउटकम ऑफ बांग्लादेश वॉर, ना ही बांग्लादेश वॉर का जो भी अल्टीमेट रिजल्ट रहा, अमेरिकन का टिल्ट जो पाकिस्तान की तरफ था उसका कोई इंपैक्ट नहीं था बांग्लादेश वॉर में, ना ही उन्होंने कोई करेक्टली गोली चलाई, वो तो पाकिस्तान ने चलाई। इन क्रिटिसाइजिंग द किसिंगर्स चाइना's पॉलिसी, अगर हम लोग किसिंगर की पॉलिसी पर फोकस करें जो चाइना की तरफ थी, इट इज इजी टू फॉरगेट दैट न्यू दिल्ली वाज मच बिगर पॉलिटिकल चैंपियन ऑफ चाइना इन 1950। अगर हम इस चीज पर देखें तो अक्सर ये लोग भूल जाते हैं कि उस दौरान न्यू दिल्ली बहुत ज्यादा बड़ी पॉलिटिकल चैंपियन थी चाइना के कंपैरिजन में इन 1950।
जब अमेरिका वॉज ट्राइंग टू आइसोलेटेड, जब अमेरिका आइसोलेट करना चाह रही थी, मतलब अलग अकेला करना चाह रही थी. लार्ज कंट्रीज लाइक इंडिया कांट बी ऑब्सेस्ड विद स्पेसिफिक मोमेंट्स इन हिस्ट्री. मतलब इंडिया जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज ऑब्सेस नहीं होके बैठ सकती कि हिस्ट्री में किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो हमेशा मैं उसके साथ फ्यूचर में बुरा करूंगा ही करूंगा. इंडिया की कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही टू हैव दोस हार्श रिजेंटमेंट एंड हार्श रिग्रेट फॉर द पीपल. So, India can't be staying obsessed with the specific moments in history and lose the sight of the larger geopolitical dynamic. बिल्कुल इंडिया का फोकस रहा है कि लार्जर पिक्चर में, लार्जर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स पे फोकस करे. अगर हिस्ट्री में कुछ एक दो इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो हार्श थे अपने आप में, तो उनका रिजेंटमेंट कैरी करके फ्यूचर में प्रोग्रेस नहीं हो सकती. जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स पे फोकस करना ही इंडिया का शुरू से गोल रहा है. इन किसिंगर्स रियल पॉलिटिक, ये कोई एक बुक लिखी होगी मे बी इसने, प्रोटेक्टिंग एन इंपॉर्टेंट कोल्ड वॉर एले. तो यहां पर इसने कोल्ड वॉर एले को प्रोटेक्ट किया, दैट वाज पाकिस्तान. एंड टर्निंग एन एडवर्सरी लाइक कम्युनिस्ट चाइना, तो एक एडवर्सरी क्रिएट करी इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट चाइना इनटू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर वाज ड्रिवन बाय डीप कंसिडरेशन. एक्चुअली इसके पीछे यूएस स्टेट्स के, यूएस के इंटरेस्ट के कुछ डीप कंसिडरेशंस छुपे हुए थे 1970s के दौरान. That world has now gone. 1970 की बात थी, वो समय चला गया, वो टाइम चला गया, वो कहते हैं ना कि वो समा ही चला गया, समा बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए. उसके बाद से there is now a must India US partnership. आजकल के टाइम में अगर हम करंट टाइम्स को देखें तो पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस इज अ मस्ट, is no longer tied to पाकिस्तान. अब जो इंडिया यूएस की पार्टनरशिप है वो पाकिस्तान के अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट नहीं होती. पाकिस्तान के रिलेशंस और यूएस के क्या हैं उन पर बेस्ड नहीं रही है. एंड एम्ड किस चीज पर एम करती है ये पार्टनरशिप, कि सिक्योरिंग एन एशिया that an assertive China has destabilized. तो मतलब इन्होंने कहा कि यार इन दोनों की पार्टनरशिप का, इंडिया यूएस की पार्टनरशिप का मेजर एम क्या है कि हमें एशिया को सिक्योर करना है, स्पेशली चाइना से, असर्टिव चाइना से, जिसने पूरे एशिया को डिस्टेबलाइज कर दिया है. एज एन एक्सपोनेंट ऑफ पावर पॉलिटिक्स, अगर एक्सपोनेंट ऑफ पावर पॉलिटिक्स की समझें तो किसिंगर हैज नो हेजिटेशन, किसिंगर में कोई हेजिटेशन नहीं है एक्सेप्ट करने में लेटर दैट ही वुड हैव डन प्रिसाइजली व्हाट पीएम इंदिरा गांधी डिड इन 1971. उसने कहा कि किसिंगर को कोई हेजिटेशन नहीं होगी अगर वो ये देखता है कि उसको एनालॉजी ड्रॉ करी जाती है उनके और इंदिरा गांधी जी के बीच में. जैसे इंदिरा गांधी जी ने 1971 में किया वैसी सी ही कुछ अप्रोच किसिंगर ने अडॉप्ट करी. सीज एन अपॉर्चून मोमेंट, मतलब कहते हैं ना सीज द डे, जैसे ही आपको अपॉर्चून मोमेंट मिलता है, मतलब जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन दैट केस एज किसिंगर सेड, हिट द हैमर एट द राइट टाइम. That was the approach of Kissinger to break up Pakistan and establish India's primacy in the subcontinent. जैसा कि इंदिरा गांधी ने भी किया था, सेम चीज किसिंगर बोलता है कि उसको कोई डिनायल नहीं है कि वो भी इसी टाइप के फुटप्रिंट्स पर चला या इसी टाइप से उसने भी चीजें करी. जस्ट लाइक व्हाट इंदिरा गांधी डिड, अपॉर्चून मोमेंट मिलते ही, एक अपॉर्चुनिटी मिलते ही, शी वांटेड टू ब्रेक पाकिस्तान एंड एस्टैब्लिश इंडिया का प्राइमेसी over the Asian subcontinent is what the passage wants to state. After the Cold War ended in 1991, Cold War जब खत्म हुआ 1991 में और दिल्ली ने एम्बार्क किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, किसिंगर उस टाइम पे एक आर्डेंट सपोर्टर बन गया यूएस इंडिया पार्टनरशिप का. बल्कि ऐसा ही हुआ 1991 में रिवर्स हुआ किसिंगर का पर्सपेक्टिव. उस टाइम पे ही बिकेम अ supporter of India-US partnership. After India's nuclear test happened in 1998, he was among the first to urge the Washington to recognize reality of an atomic India. मतलब वही जब इंडिया पे पार आने लग गई, इंडिया के पास पार आने लग गई, तो ये रियलाइज करने लग गया. कहते हैं ना कि चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है.
तो वही सेम चीज है, जब इंडिया में 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए तो इसी ने वॉशिंगटन को अर्ज किया कि यार इंडिया एटॉमिक इंडिया बनता जा रहा है एंड फाइंड अ पॉलिटिकल अकोमोडेशन विद दिल्ली बाय पुटिंग असाइड द नॉन प्रोलिफरेशन आइडियोलॉजी। सबसे पहले इसकी नॉन प्रोलिफरेशन आइडियोलॉजी थी कि एटॉमिक एरियाज को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसने अपना व्यू पॉइंट चेंज किया, हैविंग अ पॉलिटिकल अकोमोडेशन हियर एज अ डिप्लोमैट। इन एन इंटरव्यू अर्लियर दिस ईयर किसिंगर ने कहा इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पीएम नरेंद्र मोदी जी के अंडर comes closest to his statecraft based on real politic। उसने इतना भी कहा कि उसका भी जो पॉलिटिकल डायनामिक सिनेरियोज हैं, जो माइंडसेट है, वो समवेयर पीएम नरेंद्र मोदी जी से रिलेट भी करता है, उसकी आइडियोलॉजीज भी समवेयर उनसे रिलेट करती हैं। किसिंगर प्रेज इज नॉट सरप्राइजिंग, उसने जो ये तारीफ करी इसको हम एज अ सरप्राइजिंग नहीं लेंगे, गिवन द प्रोफाउंड रीओरिएंटेशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी इन रीसेंट ईयर्स। हमने देखा इन द रीसेंट ईयर्स जितने भी डिप्लोमैट्स हैं, अमेरिकन डिप्लोमैट्स हैं, उनका एक इंक्लिनेशन, एक टिल्ट बढ़ चुका है इंडिया की तरफ, डिप्लोमेसी की तरफ इन द रीसेंट ईयर्स। येट इज अ गुड ट्रांजिशन जो अपोज करता है सारे थॉट को। येट Delhi also needs to learn from the tragedy of Kissinger's world view। दिल्ली को भी समझने की जरूरत है, जो किसिंगर ने ज्ञान दिया है दिल्ली को भी उससे लर्निंग्स लेने की खास जरूरत है। That is what the author wants to project। While he sought to nudge the US towards pragmatism and away from the twin extremes of isolationism and ideological crusades, जबकि किसिंगर का मतलब है, मानना है कि यूएस को थोड़ा दूर रखना चाहिए, टू नज यूएस कि प्रेगमेटिज्म क्या है, अवे फ्रॉम द ट्विन एक्सट्रीम, वो दूर रखना चाहता है आइसोलेशनिज्म से एंड आइडियोलॉजिकल क्रूसेड से। उसने रिपीटेडली सैक्रिफाइस किया है मॉरल इंपेरेटिव्स को जस्टिस के, ताकि ऑर्डर और स्टेबिलिटी बनाए रखें। कैसे? फ्रॉम इंडो चाइना टू साउथ एशिया एंड इवन लैटिन अमेरिका। दैट मेड हिम हेटेड फिगर विद इन लेफ्ट लिबरल सर्कल्स इन यूएस, जिस वजह से उसको एक हेटेड फिगर माना गया। किन लोगों में? जो लेफ्ट लिबरल सर्कल्स को फॉलो करते हैं यूएस में, उन लोगों ने उसको हेट भी किया एंड इवन बियॉन्ड। दिल्ली में भी राइट टू रीओरिएंट इट्स फॉरेन पॉलिसी। दिल्ली अपनी जगह बिल्कुल सही है अगर वो रीओरिएंट करना चाहे अपनी फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स रियलिज्म, बट इट कैन नॉट अफोर्ड टू लूज द बैलेंस। ऑब्वियसली दिल्ली को एक बैलेंस बना के चलना चाहिए, बैलेंस नहीं लूज करना चाहिए बिटवीन द पावर एंड द प्रिंसिपल। दैट्स वेरी मच क्रूशियल, बिटवीन द इंटरेस्ट एंड द वैल्यूज। तो मतलब एक बैलेंस अप्रोच बनाओ इंटरेस्ट वैल्यूज के बीच में, पावर और प्रिंसिपल के बीच में, इन द कंडक्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस में इंडिया को, इवन स्पेशली दिल्ली को बहुत ज्यादा बिवेयर रहने की जरूरत है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। फर्स्ट क्वेश्चन, what structural pattern does the passage primarily follow and what does, सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चरल पैटर्न निकालना है कि किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में आपको पैसेज गिवन है। और सेकंड पूछ रहा है कि व्हाट डज इट सजेस्ट अबाउट द ऑथर्स पर्सपेक्टिव ऑन हेनरी किसिंगर्स लेगेसी। तो हेनरी किसिंगर की जो लेगेसी हमने पढ़ी है पूरा प्री कोल्ड वॉर एरा से लेकर वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, वहां पर 1971 वॉर में और टोटली करंट सिनेरियो में उसका क्या पर्सपेक्टिव रहा है, क्या लेगेसी रहा है, उसका पूरा पैटर्न आपने बताना है। तो फर्स्ट कहता है, पैसेज बिगिन करता है एक ओवरव्यू ऑफ किसिंगर्स कंट्रोवर्शियल रेपुटेशन इन इंडिया। So the moment you find out any option choice that is carrying some terminologies जो पूरे पैसेज पे एक्सट्रीम जा रही है और बहुत ज्यादा हार्श जा रही है, तो इस केस में जो कंट्रोवर्शियल पर्सपेक्टिव है वो नहीं बताया एक तो किसिंगर का, साथ ही एग्जामिनेशन किया गया हिस्टोरिकल इवेंट्स का। इतने सारे कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स पैसेज में नहीं बताए, करंट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजें बताई गई हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स पैसेज में नहीं बताए, तो ये तो पैटर्न नहीं फॉलो हुआ। बी कहता है, पैसेज ने शुरुआत की एक क्रिटिकल असेसमेंट के साथ किसिंगर के रोल की। बिल्कुल क्रिटिकल असेसमेंट 1971 वॉर के दौरान जो इंक्लिनेशन था उसका टुवर्ड्स पाकिस्तान। Then delves into his contribution of shaping American foreign policy. Yes, कि how Americans should be doing their policy for the foreign policy regarding the other people, and hence with the reflection on the lessons of India's rising role in the world। तो अब इंडिया भी कैसे वर्ल्ड पॉलिटिक व्यू से कैसे राइजिंग रोल रख सकती है, कैसे अपने फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन रख सकती है एज पर द किसिंगर पॉलिसी जो पैसेज ने बताया। तो दिस कुड बी अ करेक्ट और प्लॉजिबल आंसर। सी ने कहा, पैसेज ने अनफोल्ड किया क्रोनोलॉजिकली, मतलब डेट वाइज अनफोल्ड किया, बताना शुरू किया किसिंगर के एक्शंस के बारे में 1971 में। तो डेट वाइज ऐसे ऑथर ने शुरुआत नहीं कर दी थी किसिंगर की लाइफ के पन्नों के बारे में डिस्कस करने में। तो ये टर्मिनोलॉजी भी क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेनिंग ये पैसेज के हिसाब से नहीं जा रहा।
डी ने कहा पैसेज ने शुरुआत की थी इंडिया के परसेप्शन से किसिंगर के बारे में, इंडिया के परसेप्शन से किसिंगर के बारे में पैसेज ने स्टार्ट नहीं किया था। फिर आगे बोल रहा है ट्रांजिशन किया उसके कंट्रीब्यूशन का, उसके कंट्रीब्यूशन भी डिस्कस नहीं थे। तो जब जब आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, ये सब तभी वर्ड्स मिलते हैं जब आप पैसेज में ऑप्शंस, जब आपके क्वेश्चंस के ऑप्शंस होते हैं, जब आप उनको थॉरोली ग्रिल करते हो। थॉरोली ग्रिल करने का मतलब है यार आपने ऑप्शन से क्रॉस क्वेश्चन करना है, उसमें बुराइयां ढूंढनी है। जितने भी गलत आंसर्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, वो हमेशा अपने साथ ऐसे कुछ ना कुछ शब्द जरूर लेके आते हैं जो आपको ये हिंट दे देते हैं कि इस ऑप्शन को आपने एलिमिनेशन में डालना है, जस्ट लाइक दिस ऑप्शंस। तो यहां पर बी वॉज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ ने कहा रीजनेबली हम लोग क्या इन्फर कर सकते हैं, तो दैट इज योर इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। तो यू हैव टू कीप इन माइंड द चेन ऑफ प्रेमिसेस। रीजनेबली इन्फर्ड अबाउट हेनरी किसिंगर्स इवॉल्विंग स्टैंस, तो इसका स्टैंस कैसे चेंज हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ इसके थॉट का, पर्सपेक्टिव का इंडिया की तरफ पैसेज के हिसाब से, कि इसका 1971 में क्या पर्सपेक्टिव था इंडिया की तरफ और धीरे धीरे वो कैसे इवॉल्व हुआ, ये पैसेज आपसे पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन में यहां पर फर्स्ट ऑप्शन कहता है किसिंगर का अर्ली कोल्ड वॉर एरा आइसोलेशनिस्ट अप्रोच जो उसकी थी, जबकि उसकी रियलिज्म अप्रोच थी, लेड इट टू अ स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद इंडिया। अगेन हार्श टर्मिनोलॉजी, ऐसा नहीं पैसेज में गिवन है कि इंडिया से रिलेशनशिप स्ट्रेन हो गए थे, स्ट्रेन नहीं थे, इंक्लिनेशन इंडिया की तरफ नहीं था, ये पैसेज ने बताया। तो ये गलत आंसर में जाना चाहिए। बी कहता है किसिंगर कंसिस्टेंटली व्यूड इंडिया एज अ कोल्ड वॉर एले एंड रिमेन क्रिटिकल ऑफ इंडियाज एक्शंस। अगेन ऐसा पैसेज ने डिस्कस नहीं किया था। सी ने कहा किसिंगर के जो इनिशियल अटेम्प्ट थे आइसोलेट करने को चाइना के, बिल्कुल दे वर अपोज्ड बाय इंडिया इन 1950, यस, बट लेटर ही रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया। यही बात बताई है उसने, करंट व्यू में उसका यही दिख रहा है कि यार इंडिया के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना इज अ गुड पॉइंट, और एटॉमिक एनर्जी वाला एग्जांपल भी दिया था व्हेन इट ऑल स्टार्टेड ऑफ। तो पार्टनरशिप विद इंडिया इन द कोल्ड पोस्ट कोल्ड वॉर एरा प्लॉजिबल आंसर बन सकता है। इन्फ्रेंस जा रही है पैसेज के हिसाब से। डी ने कहा पैसेज ने भाई कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करी किसिंगर के बारे में, इतना सब कुछ किसिंगर के बारे में बता दिया और ये कह रहा है यार कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। क्लियरली अनरिलेटेड थॉट, इसी तरह आपका सी सही आंसर यहां पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोटेंशियली वीकन क्या कर रहा है ऑथर के आर्ग्यूमेंट को, मतलब ऐसी चीज जो ऑथर के आर्ग्यूमेंट पर डाउट क्रिएट कर रहा है, वो पूछा है कि यार हेनरी किसिंगर का किस चीज पर डाउट क्रिएट करना है। हेनरी किसिंगर का जो स्टेट क्राफ्ट था, जो वर्ल्ड पॉलिटिक व्यू था उसका, इट होल्ड्स वैल्यूएबल लेसन्स फॉर द राइजिंग इंडिया। तो मतलब ये पूरे वर्ल्ड में एक वैल्यूएबल लेसन्स देता है और इंडिया को भी ये पॉलिसीज को अडॉप्ट करना चाहिए। ये थॉट पर आपको डाउट क्रिएट करना है, इस थॉट को आपने वीकन करना है। तो अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं वीकनिंग्स के दौरान, आप ऐसा ऑप्शन हमेशा पकड़ लेते हो जो आपके पूरे आर्ग्यूमेंट को किल कर रहा होता है। यहां पर आपको मारना नहीं है अपने आर्ग्यूमेंट को, कंक्लूजन को मारना नहीं है जान से। वीकन करने का मतलब होता है कमजोर करना है, सिर्फ आपने डाउट क्रिएट करना है यहां पर। तो कौन सा ऑप्शन, यहां पर आपको डेफिनेटली ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपके आर्ग्यूमेंट को मार रहे होंगे, किल कर रहे होंगे, तो वो एलिमिनेशन में जाएंगे। लेट्स ग्रिल द ऑप्शन टू नो अबाउट इट। फर्स्ट कहता है किसिंगर का कंट्रोवर्शियल जो लेगेसी रहा है, इंक्लूडिंग उसका जो सैक्रिफाइस था मॉरल इंपेरेटिव्स का जो उसने किया स्टेबिलिटी के दौरान, इसको हम व्यू कर सकते हैं रादर बीइंग अ लायबिलिटी रादर देन अ वैल्यूएबल लेसन्स फॉर इंडिया। बिल्कुल, तो जितना भी किसिंगर के बारे में पैसेज ने नेगेटिव व्यूज दिए थे, तो इंडिया के लेसन्स को यहां पर अप्लाई करने के लिए, इंडिया में वो लेसन्स को अप्लाई करने के लिए शायद इंडिया के हिसाब से किसिंगर के लेसन्स एक लाइबिलिटी बन के साबित हो, बजाय के एक असेट बनकर कि उसकी पॉलिसीज को अडॉप्ट करके शायद हम सही जगह पे ना जा पाए एज इंडियंस। तो ये आपका यस एक सॉर्ट ऑफ डाउट क्रिएट कर रहा है। तो फिर इंडिया को किसिंगर्स के स्टेट क्राफ्ट लेसन्स को शायद फॉलो अप नहीं करना चाहिए। बी कहता है पैसेज एम्फसाइज करता है किसिंगर का सपोर्ट पाकिस्तान को लेकर, जिसको कंसिडर कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चनेबल अप्रोच है ऑन द एथिकल स्टैंड पॉइंट। मतलब ये ऑप्शन पता है क्या कर रहा है, ये कंप्लीटली किल कर रहा है कंक्लूजन को। क्यों? इसने कहा क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पीरियड में किसिंगर ने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया था, तो इसीलिए किसिंगर अब जो भी लेसन्स दे रहा है वो इंडिया को तो कभी अडॉप्ट नहीं करने चाहिए। पैसेज ने भी बोला था कि माना कभी ऐसा पास्ट में किसिंगर ने किया, बट इंडिया इज अ कंट्री जो गड़े मुर्दे उखाड़ती नहीं है, वो दिल में यहां पर रिजेंटमेंट लेके नहीं बैठती। पैसेज में भी हमने डिस्कस किया। तो ये
किल कर रहा है टोटल कंक्लूजन को, विल बी द इनकरेक्ट आंसर। सी ने कहा कि सिंगर की ये जो तारीफें थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके अंडर पीएम नरेंद्र मोदी कॉन्ट्राडिक्ट्स द आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती, ये तो सपोर्ट करेगी उस केस में कि यार दोनों सेम पॉलिटिकल व्यू पे थे, दोनों सेम डायनामिक्स पे थे, नरेंद्र मोदी जी और किसिंगर दोनों चीजों के लिए बोला गया है, तो ये गलत आंसर है। डी ने कहा पैसेज सजेस्ट करता है कि सिंगर का रियल पॉलिटिक अप्रोच, यस दैट वाज मोर सूटेबल फॉर द कोल्ड वॉर एरा। नहीं, कोल्ड वॉर एरा के बारे में बात नहीं हुई थी, ये अप्रोच विल बी सूटेबल इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा एज डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो ये वाली लाइन यहां पे कि ये सूटेबल थी आपकी कोल्ड वॉर एरा में, मेकिंग डी ऑप्शन एन इररेलेवेंट चॉइस। Therefore, yes, we had A in the mind. Yes, A is the option जो ऑथर के पूरे रीजनिंग पे यहां पे डाउट क्रिएट कर रहा है और उसको वीकन कर रहा है। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस और इसी तरह से आपने अपने पैसेजेस को थॉरोली ग्रिल करना है। मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे अगले सेशन में कुछ और नए धमाकेदार और मसालेदार क्वेश्चंस के साथ, और स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करना मत भूलिए। लॉजिकल रीजनिंग सिर्फ तभी उठेगा जब आप प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं आने देंगे। See you everyone. Take care. Bye bye.